जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 2021 एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में मैट्राइसेस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, इनको डील करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लिमिट चैप्टर के ऊपर पीवाईक्यूज डाल दिए हैं। सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाके देख सकते हैं। लिमिट चैप्टर, कंटिन्यूटी चैप्टर, दोनों ही चैप्टर के एमएसटी सीईटी के 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगे, हमारे गणित विषय गुरुकुल के माध्यम से मिल जाएंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्राइसेस के 2020 के तकरीबन 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे 2021 एग्जामिनेशन में आए हुए, लेकिन ये 6 यहाँ पे समाप्त नहीं होंगे और 6 मैट्राइसेस के एग्जाम्पल रह जाएंगे 2021 में ही। 2021 में टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 12 क्वेश्चन आए हुए थे मैट्राइसेस चैप्टर के। मैट्राइसेस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ता कम रहता है, लेकिन कम से कम आप ऐसा समझ लीजिए कि हर एक शिफ्ट वाइज या फिर हर एक सीईटी के पेपर में एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको मैट्राइसेस के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 6 ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2021 एमएसटी सीईटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे या फिर पिछला वीडियो नहीं देखा है मैट्राइसेस के ऊपर, तो जरूर से जाके देख लीजिए। उसे देखने के बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि पीवाईक्यू को कैसे डील किया जाए। उसके बाद आप ये वाला सेकंड वीडियो देखें, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से वीडियो आएंगे। 2020 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू के सोल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले मैं 6 को कर लेता हूँ सॉल्व। इसको मिटा दूंगा ताकि एक जगह बन जाए और बाकी के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला था, ए इनवर्स दिया गया है। ए इनवर्स की वैल्यू दी गई है हमें, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू दी गई है ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू -1/2, 1 -4 -1 2 इस तरीके से दी गई है। अगर मुझे यहाँ पे ए नाम का मैट्रिक्स पता करना है, फिर 2 × ए प्लस I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करेंगे, मुझे यहाँ पे ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ए मुझे ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। आप कोई बच्चे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई करेंगे, ए की वैल्यू ए को एज इट इज रखेंगे, या फिर आप ए इंटू ए इनवर्स करो या फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई करो। ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे 1 -4 -1 2, फिर यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और फिर ये 1 0 0 1 को करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। शॉर्टकट क्या कहती है ये तो हमें पता है। अगर ए नाम का मैट्रिक्स ए बी सी डी दिया गया है तो इसका इन्वर्स होता है इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, एडजॉइंट मेथड ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे ए डी को हम लोग डी ए में बदल देते हैं और ये माइनस बी और ये माइनस सी हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, यानी -2 यहाँ पे -1/2 यानी -1 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू, 1 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी कि वह ये हो गया 1/-2, 1 -4 -1 2। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट पता चल गया है -2 है, ठीक है। मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है, डी ए के जगह ए डी। एक्चुअल यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डी ए के जगह ए डी लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ से ए निकाल रहा हूँ। तो ए कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे 1 2 को बदल दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। बी और सी में माइनस लगा है, बी और सी में माइनस लगा है, तो इसका माइनस हटा देता हूँ तो 4 1। बस ये आपका ए नाम का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इसको टेंशन वाला बना देंगे, फिर ए निकालेंगे, बहुत सारे रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर ए लेकर आएंगे। अरे ए तो हमारा डायरेक्ट ही पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, 2 × ए करना है। तो 2 × ए प्लस आइडेंटिटी यानी कि I2 करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 × ए 2 4 1 1 प्लस आइडेंटिटी 1 0 0 1 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 8 2 2 प्लस ये हो जाएगा 1 0 0 1। अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 0 सॉरी 2 5 8 2 2 + 1 हो जाएगा 3, 5 8 2 3। ऑप्शन यहाँ पे 5 8 2 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर।
तो कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे डील कर लिया। तो 5823 इज हमारा फाइनल आंसर है ये। नाउ ये वाला आप लोगों ने देख लिया है, बहुत आसान से ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं और बहुत ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पीरियड में, एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड में आपको ये सोचना है कि कितने कम टाइम पे आप कितने सही तरीके से अपना ट्रिक लगा के, अपना दिमाग लगा के किस तरीके से एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है बेटा एग्जामिनेशन में। इफ़ द इन्वर्स ऑफ, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका मुझे बोला गया है इसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, और एक्स किसके कारण नहीं करता, एक्स के कारण। तो एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके कारण इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और इन्वर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता है, इसके पहले भी बताया, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इस केस में अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ 1 2x 4 - 1 7 2 4 - 6, अब मुझे बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो लेता हूँ मैं। सॉल्व करेंगे 1 के नीचे और आगे रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 6 7 28 -2, 2 के नीचे और आगे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -24 और -14 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, x के नीचे और आगे छोड़ देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 16 16 16 प्लस ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 0, 16 4 4 16 बीच में -2 × 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 यानी कि हो जाएगा -24 -14 -38 -2 यानी कि प्लस -38 इंटू 38 यानी 60 16 76 प्लस 76 प्लस 18x इक्वल टू 0। तो 70 में से 20 गए, 50 50 में से यानी 56 में से 4 गए 52, 18x इज इक्वल टू -50, एक मिनट -52 8 8 8 चौके 32 4 18, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, -1 7, तो ये हो जाएगा 6 -28 1 लिखा तो 6, अरे 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 ये 24 लिख दिया क्या, तो 6 में से यानी कि -22 होगा ना, 28 में से तो 22 होगा, तो यहाँ पे 54 आएगा, फिर 54 8 8 24 यानी 8 इन 3 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -3, x की वैल्यू आ गई -3, ऑप्शन नंबर ए। x की वैल्यू अगर आप -3 रखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस कारण इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि आप इसे लिख रहे तो अच्छी बात है, कॉपी मेंटेन कीजिए, इसे लिख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है अपना, ठीक है, एक एक मिटाते हुए चलेंगे ताकि जगह बन जाए। अब ए ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, ए ऑफ अल्फ़ा दिया गया है हमें कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे दिया गया है माइनस साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा है बेटा, मिट गया थोड़ा सा, और ये है कॉस अल्फ़ा। देन ए स्क्वायर अल्फ़ा का इन्वर्स निकालना है, ए स्क्वायर करना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आप लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब है ए ऑफ अल्फ़ा इंटू ए ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई करेंगे आप कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का आता है, रो का कॉलम के साथ करेंगे, कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यानी कि 2
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस यानी कि माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये भी क्या आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, थीटा की जगह यहाँ पे अल्फ़ा चल रहा है, माइनस ये भी कितना किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये माइनस को आप अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे ले देंगे, क्योंकि हमें पता है कि भैया साइन ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो हम इसको अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ तक ए स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, इसका इन्वर्स निकालना है। अभी मैंने लिख के दिया कि अगर ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी है, तो इसका सबसे पहले 1/डिटरमिनेंट निकालो और इसका एडजॉइंट डी का ए डी का डी ए कर दो, और ये माइनस बी माइनस सी कर दो। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे, ए स्क्वायर अल्फ़ा का इन्वर्स हम लोग निकालेंगे, तो इसका जो डिटरमिनेंट कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जो कि 0 नहीं है, यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। इस ए स्क्वायर अल्फ़ा का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, इसका इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो किस तरीके से होगा, यही वाला फार्मूला डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है कितना आया, 1 आया, तो ए स्क्वायर अल्फ़ा का इन्वर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट यानी 1/1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए डी को डी ए कर दो, तो एक ही बात है, cos 2 अल्फ़ा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2 अल्फ़ा। तो ये किसके बराबर है, एक्चुअली में कॉस ऑफ माइनस थीटा, हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो उसी का हम लोग, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे फार्मूले आइडेंटिटीज़ है जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि किसके बराबर है, ए स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है। ऑब्वियसली अगर आप देखो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है क्या, इसके बराबर है क्या, ये दोनों सेम है क्या, ये ए स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, ए ऑफ 2 अल्फ़ा, ए के जगह 2 अल्फ़ा डाल देंगे यहाँ पे 2 अल्फ़ा, ये और ये सेम है क्या, नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब क्या ऑप्शन बचा, ए ऑफ अल्फ़ा के बराबर, ऑब्वियसली ए ऑफ अल्फ़ा के बराबर तो नहीं है, तो सी के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन से भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका पूरा नॉलेज चाहिए कि हम कैसे इसका आंसर सी आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा को हम लोग माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा कब मिला, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा। यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन माइनस 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस माइनस 2 अल्फ़ा मैं लिख सकता हूँ। अब ये आप देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये थीटा के साइन थीटा के सामने माइनस, साइन थीटा के सामने माइनस, तो ये किसके जैसे दिखाई दे रहा है, अब ये दिखाई दे रहा है ए ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा के जगह माइनस 2 अल्फ़ा डाल देंगे, यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कॉस ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा, और ये कॉस ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा इसके जैसी आएगी। अब ये और ये तो सेम दिख रहा है, यानी कि किसके जैसे आ गया, ए ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा के जैसे आ गया, ए ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा के जैसे आ गया। तो वैसे तो ऑप्शन से भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, और सी कैसे आया ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 को भी डील कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कोफैक्टर, इसके पहले वाले 2020 एग्जामिनेशन में भी कोफैक्टर पूछा गया था, लेकिन सेकंड रो का पूछा गया था। यहाँ पे हम लोगों को कोफैक्टर निकालना है, लेकिन सेकंड कॉलम का निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके के बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बनते हैं, बस इसके ऑप्शन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए स्क्वायर अल्फ़ा वगैरह ये क्या है, ए ऑफ माइनस 2 अल्फ़ा वगैरह क्या है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो एंगल दिया था थीटा, थीटा की जगह 2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इस तरीके से लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान लगना चाहिए भैया। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपने पढ़ाई की होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आता है, फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं, तो ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए।
कोफैक्टर निकालना है। किसका कोफैक्टर निकालना है? 1 -1 2, 3 2 1 और -1 3 4 का कोफैक्टर निकालना है। इस सेकंड कॉलम का निकालना है। यहाँ पे लिखा है भैया सेकंड कॉलम का निकालना है। तो सेकंड कॉलम का कैसे निकालेंगे? सेकंड कॉलम का निकालना है। सेकंड कॉलम यानी कि ये क्या होता है आपका, ये पोजीशन क्या होती है 1 1 2, ये पोजीशन क्या होती है 2 2, ये पोजीशन क्या है 3 3। कोफैक्टर निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे? A1 2 निकालेंगे -1 का पावर 3, 2 2 निकालेंगे -1 का पावर 4 और A 2 3 निकालेंगे, नॉट 3 3 2 3, सॉरी 3 2 है यार, ये 3 2 है, 2 2 है 1 2, A 3 2 निकालेंगे यानी -1 का पावर 5। डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 1 2 यानी इसके नीचे का और आगे का छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, 12 -1, 12 में से डायरेक्ट ही लिखता हूँ मैं, 12 में से 1 गए 11, है ना। तो इसका आंसर अरे प्लस होगा ना यहाँ पे, 12 बीच का माइनस, 12 बीच का माइनस, 1 इंटू -1 -1 यानी +1 यानी कि 13 यानी कि -13, -1 का क्यूब इज -12 + 1 13, -13 यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। और अब हमको क्या निकलना है 2 2, 2 2 के नीचे आगे और सामने का छोड़ देंगे, 1 2 और ये क्या गया 4 +2, बीच में माइनस रहेगा, ये -4 + 2 यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, ये आपका 6 और 3 2 3 2 यानी इसके आगे का और सामने का छोड़ देंगे, 1 2 3 1 यानी कि 1 -6 -5 और ये हो जाएगा आपका -1 इंटू -5 5 हो जाएगा, -13 6 5, -13 6 5 ऑप्शन नंबर ए, -13 6 5 ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में ए इनवर्स भी दे दिया है आपको और बी इनवर्स भी दे दिया, ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों दे दिया। अब दोनों देने के बाद हमें ए बी का इनवर्स निकालना है और ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बस यहाँ पे बी इनवर्स तो दिया हुआ है आपको, बी इनवर्स की वैल्यू क्या दी है 1 0 -3 1 और इसकी वैल्यू क्या दी है 2 -3 -1 2, मल्टीप्लाई करना तो आता है 1 इंटू 2 2 0 हो गया। उसके बाद -3 यहाँ पे देखेंगे -6 -1 -7 ये हो जाएगा 9, 9 + 2 11, 2 -3 2 -3 -7 11, 2 -3 -7 11 ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट में करते हैं हम लोग ये प्रश्न क्रमांक 5, क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से करेंगे समझते हैं यहाँ पे। तो ये तो छोटे वाले एग्जाम्पल्स थे, नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए हुए थे। आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सीईटी बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है, हाँ इसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो थोड़े से ये लोग लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेवल थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, 50 क्वेश्चन करना है, टाइम लिमिट होती है यहाँ पे थोड़ी सी कम, भैया 90 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है यानी कि अप्रोक्स 1.5 मिनट के आसपास एक प्रश्न होना चाहिए, है ना। तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन ही नहीं लगाए हैं और आप डायरेक्ट उठ के चले गए एग्ज़ाम देने, तो पॉसिबल है 101% पॉसिबल है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने वाले हो। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू दी है, एडजॉइंट दिया है, ए की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 0 2 दी गई है, -1 1 -2 दिया गया है, -1 1 -2 दिया गया है, 0 2 1 दिया गया है, 0 2 1 दिया गया है। एडजॉइंट ऑफ ए 5x -2 दिया गया है, 5x -2 दिया गया है, 1 1 0 दिया गया है, 1 1 0 दिया है, -2 2y -2 2y दिया गया है। अब आपको पता है कि अगर आप ए इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहले 1 1 1 2 2 3 ही निकालना है, पूरे निकालना ही नहीं है। अगर आपको 1 1 निकालना है, -1 का स्क्वायर होता है, इसके आप नीचे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस यानी +4 यानी कि हो जाएगा 5, आंसर के आगे आपका 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जब भी आप ए 1 2 निकालेंगे, 1 2 यानी 0, तो आंसर तो 0 ही आएगा। ए 1 2 तो
एक मिनट, डिटर्मिनेंट, सॉरी 1 2 निकालेंगे तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, और इसमें 1 2 निकाल रहे तो इसका डिटर्मिनेंट हम यानी कि रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 -0 यानी कि -1, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी आपको 1, ये वैल्यू क्या मिलेगी 1, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर A13 निकालेंगे, -1 का पावर 1 3 यानी पावर 4, 1 3 इसके नीचे और आगे छोड़ेंगे और कॉलम को, तो -2 यहाँ पे दिखाई देगा, -2 आंसर क्या आएगा, -2। इस तरीके से सारे आ जाएंगे। तो आप एडजॉइंट में क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप एडजॉइंट में क्या करते हैं ना, ये वाले 5 1 -2 लिखा है आपने, उसके बाद जो भी आएंगे वो इस तरीके से आप लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज लगाएंगे। तो जैसे आप 5 1 -2, फिर ये 3 जो ऐसे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये 3 यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये आपका 5 1 -2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो बैठा रहेगा, आपको समझ में आ गया है कि ये जो रो है ट्रांसपोज लगाने पर कॉलम हो गए। तो यहाँ पे x बैठा हुआ है आपका, ये x बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर x बैठा हुआ है, ये आपका एडजॉइंट की वैल्यू दी गई है, x -2 मैं पूरा लिख देता हूँ, x -2 1 0 2 y दिया है। तो ये जो x12 एक्चुअल में फिर वो यहाँ पे x12 यहाँ पर है ट्रांसपोज लगाने के पहले, और ये क्या है -2 2 y है। तो x यानी कौन से नंबर पे ये था, 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3 को रखा, ये क्या है आपका 2 1 है। तो मेरे को अब यहाँ पे 2 1 निकाल लेना है, 2 1 यानी -1 का पावर 3। तो 2 1 मैं निकालूंगा इस मैट्रिक्स का, तो ये इसके आगे का रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या मिलेगा 0 -4, -4 आंसर क्या आ गया 4, यानी कि इसके जगह पे 4 आना चाहिए था। x किसकी जगह लेके बैठा है, 4 की जगह, यानी कि x क्या हो गया आपका 4। इसलिए ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा ना, रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा एडजॉइंट के कारण। ज्ञान है हमें, लेकिन अप्लाई किस तरीके से होगा ये समझने के लिए PYQ का सॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि PYQ के सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गए वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से या खुद के प्रैक्टिस के माध्यम से, तो फिर भैया एग्ज़ाम ईजी हो जाएगी। ये y 3 3 पोजीशन पे बैठा हुआ है, 3 3, तो ये A 3 3 हो जाएगा, -1 का पावर 3 + 3 हो जाएगा 6। तो ये 3 3 पोजीशन का डिटरमिनेंट अगर हम लोग यानी कि कोफैक्टर निकाले 1 -0 यानी हो गया 1, आंसर क्या आ गया 1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1। हमें निकालना क्या है, x + y निकालना है। तो x + y निकालना है, तो x + y यानी कि 4 + 1 = क्या आ गया आपका 5। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो 1 ही निकालना था ना, 1, ठीक है, 1 -0 यानी कि 1 आएगा, ठीक है। x + y की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से हमने 6 एग्जाम्पल देखे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉलेज आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों, मैंने मैट्रिसेस के जितने भी प्रश्न लिए हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गणित का ज्ञान हो भैया या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। और आपकी MST CET की तैयारी आप करते रहे, MST CET के जितने ज़्यादा PYQ आप सॉल्व कर सकते हैं करिए, MST CET के लिए जितने ज़्यादा आप MCQ पैटर्न के क्वेश्चंस की आप तैयारी कर सकते हैं, उन्हें जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। जो भी हो, आपके पास टाइम कम है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, ताकि 2 चीज़ आपकी मेंटेन रहे, स्पीड और एक्यूरेसी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का।